हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 की साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स करने जा रहे हैं। बच्चों, ये इस चैप्टर का एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें हम आपको ये चैप्टर लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज हो सकते हैं, उनकी एक वीडियो पहले से हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स या एमसीक्यूज हो सकते हैं, वो सारे प्रोवाइड कराए हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। रेशमा नाम की एक बच्ची है जो कि केरला के कोस्टल टाउन में, यानी कि समुद्री तट के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर रहती है। और उसे छोटी छोटी कहानियां लिखना बहुत ही पसंद है। वो छोटी छोटी कहानियां लिखती है। हर ग्रैंड मदर्स लव लिसनिंग टू हर स्टोरीज। उसकी दादी को उसकी ये कहानियां सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। So Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. तो अपनी दादी के 60th बर्थडे पर, 60वें जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में वो उनके लिए एक नई कहानी लिखती है। The story was based on a ship carrying spices from Kerala for trade in the olden days. जो स्टोरी होती है बच्चों, वो एक शिप के बारे में होती है जो कि केरला से मसालों को लेकर के जा रही है, और ये पुराने समय की बात है। Reshma was aware that in those days the sailor used stars to find direction at night. रेशमा को ये बात पता थी कि उस पुराने जमाने में जो सेलर होते थे, जो नाव को चलाने वाले नाविक होते थे, वो स्टार्स की सहायता लेकर के रात में डायरेक्शंस का पता लगाते थे। मतलब तारों की स्थिति को देख करके पता लगाते थे कि वो कौन सी डायरेक्शन है। But in her story, a situation arose wherein the sailor got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. पर उसकी कहानी में क्या होता है बच्चों, जो उनकी शिप होती है, सेलर की जो शिप होती है, वो एक स्ट्रॉम में, एक समुद्री तूफान में फंस जाती है। और हर तरफ बादल छाए होते हैं जिसकी वजह से स्टार्स तो विजिबल ही नहीं होते, स्टार्स दिख ही नहीं रहे होते। तो अब सेलर्स किस तरीके से डायरेक्शन का पता लगाएंगे? रेशमा could not take her story forward as she could not think of a way for sailors to find direction. अब रेशमा अपनी कहानी को आगे बढ़ा ही नहीं पाती, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वो स्टोरी में क्या लिखे, कि कैसे सेलर्स ने आगे की डायरेक्शन का पता लगाया। क्योंकि बादल सारी तरफ छाए हुए थे, काले काले बादल, घने घने बादल छाए हुए थे, स्टार्स तो विजिबल ही नहीं थे। तो अब सेलर्स को किस तरीके से डायरेक्शन पता लगेगी? रेशमा ये सोच ही नहीं पा रही थी। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि वो अपनी स्टोरी को किस तरीके से आगे बढ़ाए। She searched for the information on the internet and her school library. फिर वो इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। वो इंटरनेट पर सर्च करती है, अपने स्कूल की लाइब्रेरी में सर्च करती है और इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है। She learned that the travelers used a device known as magnetic compass for finding directions. और तब जाकर के उसे ये पता चलता है कि जो ट्रैवलर्स होते थे, जो यात्री होते थे या सेलर्स होते थे, वो उस जमाने में एक डिवाइस का इस्तेमाल करते थे ताकि वो डायरेक्शन का पता लगा सकें। डायरेक्शन फाइंडिंग डिवाइस का नाम था मैग्नेटिक कंपास। तो बच्चों, आपको अभी तक ये चीज समझ में आ रही होगी कि रेशमा नाम की एक बच्ची है जो कि केरल के कोस्टल एरिया में रहती है। उसे स्टोरीज लिखना, शॉर्ट स्टोरीज लिखना बहुत ही पसंद है, और उसकी दादी उसकी स्टोरीज को बहुत ही प्यार से, ध्यान से सुनती हैं। वो अपनी दादी के 60th बर्थडे पर उनके लिए एक स्टोरी लिखती है। उस स्टोरी में एक शिप होता है जो कि केरल से स्पाइसेस लेकर के, यानी कि मसाले लेकर के ट्रैवल कर रहा होता है, कहीं जा रहा होता है। रेशमा को ये चीज पता थी कि उस जमाने में जो सेलर्स होते थे, वो रात के समय में स्टार्स का इस्तेमाल करके डायरेक्शंस का पता लगाया करते थे। पर उसकी कहानी में एक सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है, जब जो सेलर होते हैं वो समुद्र के एक तूफान में फंस जाते हैं। आसमान में हर तरफ काले काले बादल छा जाते हैं
और जो स्टार्स होते हैं वो विजिबल ही नहीं होते। तो रेशमा को समझ ही नहीं आता कि वो अपनी स्टोरी को किस तरीके से आगे बढ़ाए और सेलर्स को किस तरीके से डायरेक्शंस का पता लग पाएगा। तो अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए और सेलर को किस तरीके से डायरेक्शन का पता लगेगा, ये जानने के लिए वो अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करती है। वो इंटरनेट पर ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है, लाइब्रेरी जाती है, वहां पे बहुत सारी बुक्स पढ़ती है और ये सर्च करती है कि बिना स्टार्स को देखे सेलर्स को किस तरीके से पता लगेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब उसे ये पता चलता है कि जो ट्रैवलर्स होते थे वो पहले के जमाने में एक डिवाइस का इस्तेमाल करते थे ताकि वो डायरेक्शन का पता लगा सके, और उस डिवाइस का नाम था मैग्नेटिक कंपास। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अभी तक अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। रेशमा had seen pencil boxes and purses which had magnet to keep them closed. रेशमा ने अपनी पेंसिल बॉक्स, अपना ज्योमेट्री बॉक्स देखा हुआ था। इसके अलावा पर्स भी देखा हुआ था जिसमें मैग्नेट लगी होती थी ताकि उसको आसानी से बंद किया जा सके। बच्चों, जो स्टील का ज्योमेट्री बॉक्स होता है या जो पर्स होता है उसमें गोल गोल ऐसे मैग्नेट लगी होती है ना, जिससे वो एक दूसरे में आराम से चिपक जाते हैं और बॉक्स को आराम से क्लोज करने में हेल्प करते हैं। तो रेशमा ने ये चीज देखी हुई थी। A writing board in her school also had a duster with a magnet। और उसके स्कूल में जो राइटिंग बोर्ड था यानी कि जो ब्लैक बोर्ड था उसमें भी एक डस्टर था जिसमें मैग्नेट लगी हुई थी, और फिर उस मैग्नेट की सहायता से वो जो डस्टर था वो उस ब्लैक बोर्ड से चिपका दिया जाता था। वो इधर उधर रखना नहीं पड़ता था, उसमें मैग्नेट लगी थी और बोर्ड में भी मैग्नेट लगी थी, जिसकी वजह से वो डस्टर जो है वो बोर्ड में आराम से चिपक जाता था। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली। बट उसने उस मैग्नेट को कभी भी ध्यान से नहीं देखा था, कभी भी केयरफुली नहीं देखा था। She now become curious to learn more about magnets and magnetic compasses। लेकिन अब वो बहुत ही क्यूरियस हो गई थी, अब वो बहुत ही जिज्ञासु हो गई थी और अब वो मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिक कंपास के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। यानी कि अब उसे चुम्बक के बारे में और चुम्बक से बनने वाला जो कंपास होता है उसके बारे में सब कुछ उसे जानने की इच्छा जाग चुकी थी। अब वो जानना चाहते थे कि इस कंपास की हेल्प से किस तरीके से डायरेक्शन का पता लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। बच्चों, आगे हमें दिया है the magnet used by seller in olden days were based on naturally occurring magnets known as lodstones which were discovered in ancient times। तो बच्चों, उस जमाने में जो सेलर्स के द्वारा मैग्नेट यूज किया जाता था, उस पुराने जमाने में जो सेलर मैग्नेट यूज करते थे वो नेचुरल मैग्नेट होता था जिसका नाम होता है लॉडस्टोन। बच्चों, ये आपसे एक मार्क में पूछा जा सकता है। एक नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि है लॉडस्टोन, और इसकी डिस्कवरी बहुत ही एशियन टाइम में हुई थी जिसे कि एक शैफर्ड ने यानी कि एक गडरिया ने डिस्कवर किया था। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड आल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। बाद में लोगों ने ये पाया कि पीसेस ऑफ आयरन यानी कि लोहे के टुकड़ों से भी मैग्नेट बनाई जा सकती है। Nowadays we have magnets made of different materials। आज के जमाने में हमारे पास अलग अलग तरीके के मटेरियल से बनी हुई मैग्नेट अवेलेबल है। The magnet that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnet। आपको अपने स्कूल की लैब में या आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में या किसी स्टिकर में या टॉय में जो मैग्नेट देखने को मिलती है वो सारी के सारी बच्चों आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है, वो नेचुरल मैग्नेट नहीं होती है। नेचुरल मैग्नेट का हमने यहाँ नाम देखा था ना, लॉर्ड स्टोन। वो लॉर्ड स्टोन नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई मैग्नेट होती है। द मैग्नेट कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, सम ऑफ विच आर शोन इन फिगर 4.2। मैग्नेट जो होती है बच्चों वो अलग अलग शेप की हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसी जो मैग्नेट होती है उसे हम बार मैग्नेट कहते हैं, ये सीधी रेक्टेंगुलर शेप की होती है। ऐसे जो यू शेप की मैग्नेट होती है इसे हम यू शेप्ड मैग्नेट या फिर हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। और इस तरीके से गोल गोल दिखने वाली जो मैग्नेट होती है इसे हम रिंग मैग्नेट कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरीके की शेप के मैग्नेट्स आती हैं। फिर यहाँ पर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो मैग्नेट स्टिक्स ऑन ऑब्जेक्ट मेड्स ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। क्या ये जो मैग्नेट होती हैं केवल कुछ ही ऑब्जेक्ट से स्टिक होती हैं जो कि किसी सर्टेन मटेरियल से बने होते हैं? मतलब जो मैग्नेट होती हैं क्या वो सारी चीजों में स्टिक हो जाती हैं या कुछ पर्टिकुलर चीजों से बनी हुई चीजों में ही स्टिक होती हैं? तो हमें ये बताना है। इसका आंसर हम आगे चैप्टर पढ़ते पढ़ते जान लेंगे, और साथ ही हमारी जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है हमने इसका आंसर उसमें भी प्रोवाइड करा रखा है।
चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें दिया है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है, चलिए पहले इसे हम करते हैं और फिर बाद में हमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पे बच्चों हमें दिया है कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। आपको कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट जो कि अलग अलग तरीके के मटेरियल से बने हुए हैं उनको कलेक्ट करना है और साथ में ही एक मैग्नेट भी लेनी है और फिर उसके बाद आपको प्रिडिक्ट करना है विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट, कि इनमें से कौन से जो ऑब्जेक्ट हैं वो मैग्नेट से स्टिक हो जाएंगे यानी कि चिपक जाएंगे। राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 4.1। और आपकी जो भी प्रिडिक्शन है आपको उसे टेबल 4.1 में यहाँ पर प्रिडिक्शन वाले कॉलम में लिखना है। उसके बाद बच्चों नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट वन बाय वन। और फिर आपको मैग्नेट लेनी है और फिर एक एक करके सामान को उस मैग्नेट के पास लेकर के जाना है और ऑब्जर्व करना है कि विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट, कि उनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि एक्चुअल में उस मैग्नेट से चिपक गया। मतलब पहले तो आपने बहुत सारी चीजें ली और फिर आपने प्रिडिक्ट किया कि ये भी मैग्नेट से चिपक जाएगी, ये भी चिपक जाएगी, ये नहीं चिपकेगी, ये भी चिपक जाएगी। और फिर आपने एक्चुअल में इन सारी चीजों को अपनी मैग्नेट के पास ले जा करके देखा और जो एक्चुअल में चिपक जाएंगे उसके आगे हमें यस लिख देना है और जो नहीं चिपकेंगे उसे नो करना है और देखना है कि आपकी जो प्रिडिक्शन थी वो कितनी सही रही। जैसे यहाँ पे बच्चों हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक लकड़ी दी है, कुछ कील दी है, रबड़ दिया है, ये पिन दी है। इस तरीके से हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लिए और फिर हमने सोचा कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो कि मैग्नेट से चिपक जाएंगे और हमने उसके आगे यस या नो लिख लिया। जैसे मैंने सोचा वुड जो है वो शायद नहीं चिपकेगा और रबड़ भी नहीं चिपकेगी, लेकिन जो मेरा शार्पनर है जिसमें कि थोड़ा सा प्लास्टिक और थोड़ा सा आयरन लगा हुआ है, ब्लेड लगी होती है ना बच्चों शार्पनर में, तो ये हो सकता है कि चिपक जाए। तो मैंने इस तरीके से प्रिडिक्शन कर ली और फिर मैंने एक्चुअल में मैग्नेट को उसके पास ले जाके देखा। जब मैं मैग्नेट को पेंसिल के पास लेके गई तो मैंने देखा कि नहीं, कि मैग्नेट पेंसिल से नहीं चिपकती है, ना ही वो इरेजर से चिपकती है, जबकि आयरन लगा होने की वजह से मैग्नेट जो है वो शार्पनर से चिपक जाती है। तो इस तरीके से हमें यस और नो लिख लेना है। हो सकता है कि आपने किसी चीज में प्रिडिक्ट किया हो कि वो चिपक जाएगी लेकिन वो एक्चुअल में ना चिपके, तो इस तरीके से भी आपके आंसर्स आ सकते हैं। यहाँ पे जो चीजें दी हैं आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी अपने आसपास की चीजों को प्रिडिक्ट करके इस टेबल को फिल कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये आप अपने आप अच्छे से कर लेंगे। और अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आप हमारी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में जा करके इसे देख सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे खुद करके देखें। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें बोला है वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। क्या आपने जो प्रिडिक्शन की थी वो सारे ही ऑब्जेक्ट के लिए करेक्ट थी या उनमें से कुछ गलत भी हुई हैं। तो बच्चों हो सकता है हमारी प्रिडिक्शन एक दो चीजों के लिए गलत भी आए या फिर हो सकता है हमारी सारी ही प्रिडिक्शन सही हो। विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट्स। कौन कौन से मटेरियल जो हैं वो मैग्नेट से चिपक जाते हैं। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। आपने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, क्या रिजल्ट निकाला। तो through this activity बच्चों we found out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it while others were not। तो बच्चों इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये पता लगाया कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि मैग्नेट की तरफ स्टक नहीं होते हैं, स्टिक नहीं होते हैं। यानी कि कुछ चीजें तो मैग्नेट से चिपक जाती हैं जबकि कुछ चीजें मैग्नेट से नहीं चिपकती हैं, उससे दूर रहती हैं। तो इससे हमें बच्चों ये पता चलता है कि द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसी चीजें जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, मैग्नेट से चिपक जाती हैं, उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। बच्चों ये मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे। आगे लिखा है द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। बच्चों जो आयरन होता है यानी कि जो लोहा होता है वो एक ऐसा मेटल है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि वो मैग्नेट से चिपक जाता है। इसके अलावा निकल और कोबाल्ट भी ऐसे मेटल्स हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं, यानी कि मैग्नेट से चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको मैग्नेटिक मटेरियल के तीन एग्जाम्पल भी मिल गए, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट।
तो आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से याद रख लेने हैं, इन्हें भी आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे, याद रख लेंगे। फिर इसके आगे हमें दिया है सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। तो हमें ये बात अच्छे से याद रखनी है कि कुछ और मटेरियल जिसमें आयरन, निकल या कोबाल्ट मिला हुआ है, हो सकता है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल हो। फिर आगे हमें दिया है द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। बच्चों अगेन ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको याद कर लेनी है। Which materials listed in table 4.1 were found to be non-magnetic? तो बच्चों यहाँ टेबल 4.1 में आपने जो जो मटेरियल लिखे थे उनमें से कौन कौन से नॉन मैग्नेटिक हैं वो नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। तो हो सकता है आपने यहाँ पे हैंकी लिखा हो जो कि कपड़े से बनता है यानी कि क्लोथ से बनता है, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। इसके अलावा वुड से बनी पेंसिल, वैक्स से बनी ये कैंडल, ये सारी चीजें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आ जाएंगे। तो आई होप बच्चों आप यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो समझ गए होंगे कि ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट से चिपक जाते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जिनका एग्जाम्पल है आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। और ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल में आप क्लोथ, प्लास्टिक, रबड़, वुड बहुत कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है बच्चों पोल्स ऑफ मैग्नेट, यानी कि एक मैग्नेट के जो छोर होते हैं, ध्रुव होते हैं वो। जैसे बार मैग्नेट है तो बच्चों इसका जो एंड पॉइंट है इसे हम पोल्स कहेंगे। यानी कि एक बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट की ही हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या दिया है। यहाँ पे बच्चों हमसे बोला है कि कुछ आयरन फिलिंग्स लेनी है, यानी कि छोटे छोटे आयरन के टुकड़े लेने हैं और उसको हमें स्प्रेड कर देना है एक शीट ऑफ पेपर पे, यानी कि एक पेपर पे बिखेर देना है, बहुत सारे आयरन के टुकड़ों को बिछा देना है। और फिर हमें उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रखनी है और उसके बाद टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द आयरन फिलिंग्स। और फिर हमें पेपर को हल्के हल्के से हिलाना है, टैप करना है और देखना है कि उस आयरन फिलिंग्स का, उस आयरन के जो टुकड़े थे उनका क्या हो रहा है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? आगे बच्चों आपसे पूछा गया है कि जो आयरन फिलिंग्स थी वो मैग्नेट में स्टिक हो जाती हैं, तो क्या आपने उनके स्टिक होने के तरीके में कुछ स्पेशलिटी नोटिस करी, कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जो कि आपको स्पेशल लगाओ? डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली? क्या जो आयरन फिलिंग्स थी या वो जो आयरन के टुकड़े थे वो मैग्नेट पे पूरी तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से चिपके थे, यानी कि सारी जगह बराबर तरीके से चिपके थे या कुछ अलग तरीके से चिपके थे? तो बच्चों अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आयरन के टुकड़े हैं वो पोल्स पर तो ज्यादा ज्यादा चिपके होंगे, जबकि वो बीच में कम चिपके होंगे। तो यही हमारी ऑब्जर्वेशन है। और डू द आयरन फिलिंग स्टिक्स मोर एट सम प्लेसेस? तो बच्चों हम तो ये पहले ही देख चुके हैं, जो आयरन फिलिंग्स थी वो स्पेशल प्लेसेस यानी कि जो पोल्स हैं उस पर ज्यादा स्टिक हुई हैं, जबकि सेंटर में कम स्टिक हुई हैं। तो बच्चों इससे हमने फाइंड किया कि जो मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स थी वो एंड ऑफ द बार मैग्नेट यानी कि जो पोल्स थे उस पर ज्यादा स्टिक हुई हैं, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। while a very few iron filling stick in the remaining part of the magnet, जबकि बाकी रिमेनिंग पार्ट पर बहुत ही कम आयरन फिलिंग स्टिक हुई हैं। और हम इस एक्टिविटी को चाहे किसी भी शेप ऑफ द मैग्नेट के साथ रिपीट करके देख लें, हमें रिजल्ट सेम ही मिलेगा। हर बार पोल्स पर जो आयरन फिलिंग्स हैं वो ज्यादा चिपकी हुई दिखेंगी, जबकि बाकी पार्ट पर कम दिखेंगी। अगर हम हॉर्स शू मैग्नेट के साथ ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें यहाँ पर ज्यादा मैग्नेट देखने को मिलेगी, जबकि इस पूरे हिस्से में कम मैग्नेट देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दिया हुआ था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट की जो दो एंड है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, इसे हम पोल्स ऑफ द मैग्नेट कहते हैं, यानी कि मैग्नेट के ध्रुव कहते हैं। और इनका नाम होता है बच्चों नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है ये भी हमें आगे देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। ज्यादातर जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो कोई भी मैग्नेट हो, कैसा भी मैग्नेट हो, किसी भी शेप का मैग्नेट हो, उसके पोल्स पर ही ज्यादा चिपकी हुई दिखेंगी। इट इज नॉट पॉसिबल टू obtain a magnet with a single pole।
बच्चों आगे में दिया है कि आपको कोई भी ऐसी मैग्नेट ही नहीं मिलेगी जिसमें सिंगल पोल हो यानी कि केवल एक ही पोल हो। अगर मैं इस मैग्नेट को तोड़ भी देती हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें सिर्फ नॉर्थ पोल बचा और साउथ पोल दूसरी मैग्नेट में चला गया। ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है ना बच्चों, इसका ये वाला एंड फिर साउथ पोल बन जाएगा और इस वाली मैग्नेट के लिए ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो यही चीज हमें आगे दी है। इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर पीसेस, अगर हम मैग्नेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो फिर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा टुकड़ा हो मैग्नेट का, फिर भी उसमें दो पोल्स होते हैं। अगर इतनी बड़ी मैग्नेट थी और इसमें समझ लीजिए ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था और मैंने इसे यहाँ से तोड़ दिया, तो बच्चों अब ये इस वाले पोर्शन के लिए ये साउथ पोल हो जाएगा और इस वाले पोर्शन के लिए ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर मैंने फिर से इसे तोड़ दिया तो अब ये वाला हिस्सा इस वाली मैग्नेट के लिए नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएगा और इस वाले टुकड़े के लिए ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा। तो चाहे कितना भी छोटा हिस्सा हो जाए, उसके लिए नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी मैग्नेट में केवल सिंगल पोल हो। और इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या किसी मैग्नेट में सिंगल पोल हो सकता है, या फिर क्या अगर हम एक मैग्नेट को तोड़ दें तो उसमें एक ही पोल बचेगा। इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको इसका आंसर इसी तरीके से देना होगा। यहाँ पे लास्ट में लिखा है सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। एक सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल वाली मैग्नेट नहीं हो सकती है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आई होप बच्चों आपको ये अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने अभी तक चैप्टर में क्या पढ़ा है। अभी तक हमने चैप्टर में यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी वो ये पढ़ी कि एक जो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है उसका नाम है लॉर्डस्टोन। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो मैग्नेट होती हैं वो अलग अलग शेप्स में आती हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट और रिंग मैग्नेट। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जिसका एग्जांपल आयरन, निकल और कोबाल्ट है। और ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं और उनका नाम होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ज्यादातर जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, चाहे वो किसी भी शेप की मैग्नेट हो, उसके पोल्स पर ही कलेक्ट होती हैं और रिमेनिंग पार्ट पर बहुत ही कम आयरन फिलिंग जो है वो स्टिक होती हैं। यहाँ हमने पिक्चर भी उसकी देखी थी कि किस तरीके से ज्यादातर जो आयरन के टुकड़े थे वो पोल्स पर थे, जबकि जो मिडल पार्ट था उसमें बहुत ही कम आयरन के टुकड़े देखने को मिल रहे थे। फिर इसके आगे हमने पढ़ा कि किसी भी मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही साथ में एग्जिस्ट करते हैं। एक अकेला पोल कभी भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। चाहे हम मैग्नेट को तोड़ भी दें, कितने भी छोटे टुकड़े कर दें, फिर भी सिंगल पोल वाली मैग्नेट कभी भी हमें ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से अभी तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फाइंडिंग डायरेक्शंस, मतलब मैग्नेट की हेल्प से हम डायरेक्शंस कैसे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है, चलिए इसे देखते हैं और समझते हैं कि हम मैग्नेट की हेल्प से किस तरीके से डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हमसे बोला है कि हमें एक बार मैग्नेट लेनी है और उसको एक थ्रेड की सहायता से लटका लेना है, सस्पेंड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बार मैग्नेट लिया है और एक थ्रेड की सहायता से हमने उसे आराम से बैलेंस कर लिया है, हॉरिजॉन्टली पोजीशंस में रख लिया है। फिर हमें उस मैग्नेट को बहुत ही प्यार से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश करना है, रोटेट करना है। यानी कि जब ये मैग्नेट जो है वो इस तरीके से आराम से रुक जाए तो फिर हमें इसे हल्का सा पुश कर देना है। आगे पीछे ऐसे धक्का दे सकते हैं या इस तरीके से आगे पीछे धक्का दे सकते हैं। और जब ये मैग्नेट रुक जाएगी बच्चों, जब ये रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगी तो आपको ना उसकी पोजीशन को मार्क कर लेना है। यहाँ ग्राउंड पे जैसे ये मैग्नेट है यहाँ पे रुक गई, तो हम ना इसके ठीक नीचे ना इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे कि ये कहाँ पर रुकी है। और फिर हम इसे दोबारा से रोटेट करेंगे और दोबारा से इसे हिला देंगे। और फिर ये हिलने के बाद जब मैग्नेट दोबारा से रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगी तो हमें देखना है कि ये कहाँ पर रुकी। क्या ये सेम लाइन के ऊपर बच्चों रुकेगी? तो हाँ बच्चों, ऐसा ही होगा कि ये जो मैग्नेट है ये दोबारा से इसी लाइन के ऊपर यहीं पर इसी डायरेक्शन में रुकेगी। तो ये क्या दिखा रहा है बच्चों? व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट? ये लाइन जो है वो कौन सी डायरेक्शन दिखा रही है? मैग्नेट जो है वो किस डायरेक्शन में रेस्ट कर रही है? हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? हम इसे किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं?
तो बच्चों हम सबको पता है जो सन है वो कौन सी डायरेक्शन से राइज करता है और कौन सी डायरेक्शन में सेट होता है। हमें पता है कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो हम उस पूरब पश्चिम को देख करके पता लगा सकते हैं कि जो मैग्नेट है ये जिस डायरेक्शन में रुकी है वो डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। वो ईस्ट और वेस्ट में नहीं है बल्कि नॉर्थ और साउथ में है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है, फ्रीली लटकाई गई जो मैग्नेट होती है, जब वो रेस्टिंग पोजीशन में आती है, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। तो मैग्नेट का वो पॉइंट, वो एंड जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रुकता है, हम उसे नॉर्थ सीकिंग पोल या फिर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। और मैग्नेट का दूसरा एंड जो कि साउथ डायरेक्शन की तरफ रुकता है, हम उसे साउथ सीकिंग पोल या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। तो एक जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाती है। तो आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि जो मैग्नेट होती है जब ये रेस्टिंग पोजीशन में आती है तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाती है। तो मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है और जो साउथ डायरेक्शन को दिखाता है वो साउथ पोल कहलाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी बड़ी सी अर्थ है ये खुद एक बड़े से मैग्नेट की तरह काम करती है और इसी वजह से जो मैग्नेट होती है ये जो बार मैग्नेट होती है ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ रेस्ट करती है, जिसके बारे में हम आगे क्लास में बड़ी क्लासेस में और अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आगे बच्चों हमसे बोला है आपको यही एक्टिविटी दोबारा से करनी है और इस बार बार मैग्नेट की जगह आपको एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लेना है, आयरन बार लेना है और उसके साथ ही एक्टिविटी करनी है। और फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको बताना है। क्या ये जो बार मैग्नेट की जगह जो आयरन बार था वो भी हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा? क्या वो भी हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा? तो बच्चों ऐसा नहीं होगा। वो जो आयरन बार होगा वो किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट कर सकता है। हो सकता है कभी कभी वो तुक्के में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ जाए, हो सकता है कभी वो ईस्ट और वेस्ट में रुके या वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी रुक सकता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि एक जो पीस ऑफ मेटल होता है वो एक मैग्नेट नहीं होता। जो मैग्नेट होता है उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है और मेटल की अलग प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है, जबकि पीस ऑफ मेटल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इससे हमें ये पता चलता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। कि जो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है हम इसका इस्तेमाल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पता लगाने के लिए कर सकते हैं। मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसका इस्तेमाल डायरेक्शन का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। Based on this, a small device called a magnetic compass was developed in olden days for finding direction. और जो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है इसी पर बेस करके मतलब इसी को आधार बना करके पुराने जमाने में डायरेक्शन को पता लगाने के लिए एक डिवाइस बनाई गई थी, एक छोटी सी डिवाइस बनाई गई थी जिसका नाम है मैग्नेटिक कंपास। इट हैज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली। इसमें एक नीडल होती है, एक सुई होती है जो कि फ्रीली रोटेट करती रहती है। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और जो इसकी निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करती है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। After some times, the needle comes to rest in the north-south direction. The compass box is then gently rotated until the north and south direction marked on the dial are aligned with the needle. Now all the direction at that place are as indicated on the dial. तो बच्चों इस मैग्नेटिक कंपास से डायरेक्शन का पता कैसे लगाया जाता है? हमें जिस जगह का डायरेक्शन पता करना है हम पहले सबसे पहले कंपास को उस जगह पे रख देते हैं और फिर ये जो निडल है ये निडल मूव करती रहती है, हिलती रहती है और फिर थोड़ी देर के बाद ये एक रेस्टिंग पोजीशन में आ जाती है। और जब ये रेस्टिंग पोजीशन में आ जाती है तो हमें तब जेंटली आराम से इस कंपास बॉक्स को रोटेट करना होता है जब तक कि जो सुई जहाँ पे रुकी हुई है वहां पे नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ ना आ जाए। और जब नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ वहां पे आ जाता है मतलब ये जो रेड वाला पॉइंट है ये नॉर्थ में और ये दूसरा साइड जो है वो साउथ में लिखा हुआ आ जाता है
तो हमें उस प्लेस की जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो सारी पता चल जाती हैं। ईस्ट पता चल जाता है, वेस्ट पता चल जाता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सारी ही डायरेक्शन पता चल जाती हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल डायरेक्शंस पता लगाने के लिए कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा है जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो एक छोटा सर्कुलर बॉक्स होता है जिसपे ट्रांसपेरेंट कवर लगा होता है, जैसा कि हमें फिगर 4.6 में दिखाया गया है। तो मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरीके का होता है, छोटा सा सर्कुलर तरीके का, और ट्रांसपेरेंट कवर लगा होता है इसके ऊपर। इसमें एक मैग्नेट लगी होती है जो कि निडल की शेप की होती है। यहाँ पे आपको ये जो निडल दिख रही है ना बच्चों, ये एक मैग्नेट होती है एक्चुअल में। और इसमें एक तरफ तो रेड कलर का पेंट होता है और दूसरी तरफ कोई पेंट नहीं होता। और ये जो मैग्नेट होती है बच्चों, वो एक पिन की सहायता से यहाँ पर सेंटर में माउंट कर दी जाती है, लगा दी जाती है, ताकि जो मैग्नेट है वो आराम से इजीली मूव कर सके, फ्रीली रोटेट कर सके। और जब रोटेट करते करते ये निडल रुक जाती है, रेस्टिंग पोजीशन में आ जाती है, तो हम सबको पता है कि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाती है। और फिर हम इसे आराम से रोटेट करते हुए इस तरीके से रख देते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ आ जाए, और इस तरीके से हमें सारी डायरेक्शंस पता चल जाती हैं। मैग्नेट के जिस पार्ट में रेड कलर लगा होता है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, और मैग्नेट के नीचे एक डायल में सारी डायरेक्शंस लिखी होती हैं, जिससे हमें बाकी डायरेक्शंस भी पता चल जाती हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ हमसे आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम अपना खुद का मैग्नेटिक कंपास किस तरीके से बना सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हमारी जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है हमने उसमें इसे दे रखा है। इसके अलावा भी इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते भी हमें इसका आंसर मिल जाएगा कि किस तरीके से हम खुद का मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें एक एक्टिविटी दी है, चलिए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। यहाँ पे बच्चों हमसे कहा गया है कि हमें कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करना है। हमें एक कॉक का पीस लेना है, इस तरीके से जो लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, ये लेना है। इसके अलावा लोहे से बनी हुई एक सुई लेनी है, एक परमानेंट बार मैग्नेट लेना है, इस तरीके का बार मैग्नेट लेना है, एक कांच का कटोरा लेना है और पानी लेना है। इसके बाद हमें जो सुई है ना, उस पर इस तरीके से बार मैग्नेट का एक कोई सा भी पोल ना अच्छे से रब करते जाना है, रगड़ते जाना है। एक ही पोल से हमें रब करना है, दूसरे पोल से नहीं। एक साइड को हम सुई की एक किसी भी पॉइंट पर ना अच्छे से रब करेंगे, जैसे यहाँ से लेके हमने यहाँ तक रब किया। दूसरी साइड पर रब नहीं करना है बच्चों, एक ही साइड पर अच्छे से रब करते जाना है, और ऐसा हमें कम से कम 30 से 40 बार करना है। और उसके बाद हमें जो सुई है, इसके पास कुछ आयरन की फिलिंग्स ले जा करके या स्टील की पिन ले जा करके देखना है। तो बच्चों आप पाएंगे कि जो आयरन फिलिंग्स हैं या फिर जो पिन्स हैं, वो उस निडल में चिपकने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारी सुई थी, अब ये एक मैग्नेट बन चुकी है। अब ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लग गई है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी आयरन पीस को, किसी लोहे के टुकड़े को मैग्नेट किस तरीके से बनाते हैं। जैसे मेरे पास ये लोहे का टुकड़ा है, अगर मैंने एक मैग्नेट ली और उसके एक पोल को मैंने उस टुकड़े के एक एंड पे अच्छे से 30-40 बार रगड़ा, तो वो जो आयरन का टुकड़ा है वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा, वो एक मैग्नेट बन जाएगा। फिर आगे बच्चों हमसे बोला है कि हम उस निडल को लेंगे और एक फॉक में इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फंसा लेंगे, और फिर एक कटोरे में पानी भर के उस कॉर्क को निडल के साथ उसमें आराम से रख देंगे और उसके रेस्टिंग पोजीशन में आने का इंतजार करेंगे। और उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि ये जो निडल है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बार बार रुकेगी। उसके बाद बच्चों हम उस डायरेक्शन को नोट करेंगे जहां पर वो निडल पॉइंट कर रही है, मतलब वो जो सुई है, जो निडल है, वो जिस डायरेक्शन में रुक रही है, हमें उस डायरेक्शन को मार्क कर लेना है। और फिर उसके बाद हमें वो जो कॉर्क है उसको जेंटली दोबारा से रोटेट करना है और दोबारा से उसके स्टॉप होने का इंतजार करना है, और फिर से हमें निडल की जो डायरेक्शन है उसे मार्क कर लेना है। और ऐसा हमें कई बार करके देखना है, बार बार करके देखना है, और फिर आपको बताना है कि क्या जो वो निडल है वो हर बार सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करते हुए रुकी है या अलग अलग डायरेक्शन में रुकी है। तो बच्चों आप पाएंगे कि जो निडल है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में ही रुकेगी। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कॉर्क और निडल का कॉम्बिनेशन है, ये एक मैग्नेटिक कंपास की तरह काम कर रहा है। तो आई होप बच्चों आपको इससे इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि हम किस तरीके से अपना खुद का मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं।
हमने क्या किया था बच्चों? हमने बच्चों एक सुई ली थी और मैग्नेट के एक एंड से सुई के एक एंड को 30 से 40 बार हमने रब करके एक मैग्नेट बना लिया था और फिर हमने उस चार्ज मैग्नेट को एक कॉर्क के अंदर डाल के इस तरीके से अपना मैग्नेटिक कंपास बना लिया, जिसे कि जब भी हम पानी में रख रहे हैं तो वो घूमने के बाद नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हुए हमेशा रेस्ट करने लग जाती है। तो आई होप बच्चों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप किसी लोहे के टुकड़े को किस तरीके से मैग्नेट बना सकते हैं या फिर किस तरीके से मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें दिया है कि ये जो मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास है, इसके यूज से बहुत पहले, मतलब इसकी इन्वेंशन से भी बहुत पहले इंडिया में जो इंडियंस थे वो नेविगेशन के लिए इसी तरीके का एक डिवाइस यूज करते थे, इसी तरीके का कंपास निडल यूज करते थे, जैसा कि अभी हमने ऊपर बनाया। और इस डिवाइस को मत्स्य यंत्र या फिर मत्स्य यंत्र के नाम से जाना जाता था। इसमें एक फिश के शेप का आयरन का टुकड़ा होता था, मछली के शेप का आयरन का टुकड़ा होता था, जिसे कि मैग्नेटाइज कर दिया जाता था। मैग्नेटाइज का मतलब होता है बच्चों मैग्नेट से उसको रब करके, एक एंड को रब करके मैग्नेट की तरह बना देना। तो ये जो मछली की तरह दिखने वाला जो आयरन का टुकड़ा था, जो नेचुरल तरीके से मिलने वाला मैग्नेट होता है, उसके टुकड़े को एक तरफ रब कर दिया जाता था, जिससे कि ये जो आयरन का टुकड़ा था, ये जो मछली की शेप का आयरन का टुकड़ा था, ये मैग्नेट की तरह काम करने लगता था। और जब हम उसे एक ऑयल वेसल में डालते थे, एक तेल के कटोरे में या बर्तन में डालते थे, तो ये हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करते हुए दिखाता था। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि मत्स्य यंत्र क्या था और किस तरीके से काम करता था। इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आगे बच्चों हमसे पूछा है कि व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर। क्या होगा अगर हम जब दो मैग्नेट एक दूसरे के पास लेकर के आएंगे? अगर मैं दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लेकर के आऊं तो उससे क्या होगा, हमें ये बताना है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं कि दो मैग्नेट को साथ में लाने से क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों हम अट्रैक्शन और रिपल्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, पर उससे पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, चलिए इसे करते हैं। यहाँ पे बच्चों हमें बोला है कि हमें एक पेयर ऑफ बार मैग्नेट लेना है, यानी कि दो बार मैग्नेट ले लेने हैं, जिस पर पहले से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मार्क हो, यानी कि जिस पे पहले से लिखा हो कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। और फिर हमें दोनों बार मैग्नेट को ए और बी नाम दे देना है। जैसे मैंने इसका नाम ए रख लिया और इसका नाम बी रख लिया। फिर हमें 5-6 राउंड शेप पेंसिल के ऊपर मैग्नेट नंबर ए को रख लेना है, इस तरीके से रख लेना है जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है। उसके बाद हमें बच्चों जो दूसरी मैग्नेट है, यानी कि जो मैग्नेट नंबर बी है, उसके अपोजिट पोल को, जैसे कि यहाँ पे साउथ पोल है तो उसका अपोजिट पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को इसके पास लेके जाना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, कि क्या इन पेंसिल में कुछ मूवमेंट देखने को मिल रही है। इसके बाद बच्चों हमें मैग्नेट बी का जो सेम पोल है, जैसे कि यहाँ पे साउथ पोल था, तो साउथ पोल को ही इसके पास ले जाके देखना है और फिर देखना है कि फिर क्या हुआ। तो बच्चों हम ये पाएंगे कि जब हम ये साउथ वाले पोल के पास नॉर्थ पोल को लेके जाते हैं, तो ये जो पेंसिल है ये इस डायरेक्शन की तरफ मूव करती है और इस तरफ खींची चली आती हैं। लेकिन जब हम सेम पोल को एक साथ लेकर के आते हैं, यानी कि साउथ साउथ पोल को एक साथ लाते हैं, तो जो पेंसिल है उसमें इस डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट होगा, वो उधर की तरफ उल्टी डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं, यानी कि जो दो डिफरेंट पोल होते हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, जबकि अगर जो लाइक पोल्स होते हैं, यानी दोनों मैग्नेट के जो सेम पोल होते हैं, वो एक दूसरे को रेपल करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि जो एक मैग्नेट है उसका अगर हम नॉर्थ पोल लें तो दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल इसकी तरफ खींचा चला आएगा और ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमने दोनों मैग्नेट के सेम पोल लिए, नॉर्थ नॉर्थ पोल लिया या साउथ साउथ पोल लिया, तो ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, रेपल करेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेट के जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अपोजिट पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि लाइक पोल्स एक दूसरे को रेपल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। उसके बाद बच्चों हमें इसी एक्टिविटी को दोबारा से रिपीट करने के लिए कहा गया है, लेकिन हमसे कहा गया है कि इस बार हमें एक मैग्नेट और एक आयरन बार, यानी कि एक लोहे के टुकड़े के साथ ये करना है। तो बच्चों हम देखेंगे, अगर एक लोहे का टुकड़ा लिया हमने
और एक मैग्नेट लें, तो मैग्नेट का चाहे मैं नॉर्थ पोल लूं चाहे साउथ पोल लूं, ये जो लोहे का टुकड़ा है ये दोनों ही पोल से अट्रैक्ट होगा, दोनों ही पोल से चिपकेगा। ऐसा नहीं होगा कि लोहा जो है वो एक साइड से तो नॉर्थ पोल से चिपकेगा जबकि साउथ पोल से दूर भागेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जबकि मैग्नेट में ऐसा होता है, मैग्नेट में अगर सेम पोल होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे और अगर अपोजिट पोल होंगे तो एक दूसरे के पास जाएंगे। तो इससे एक बहुत ही बड़ा कंक्लूजन निकलता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एक मैग्नेट को हम उसकी प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन से पहचान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। इसमें बच्चों हमें बोला है कि एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और साथ में एक बार मैग्नेट लेनी है और फिर उस मैग्नेटिक कंपास को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देना है और जब उसकी निडल मूव करना बंद कर दे, मतलब वो रेस्टिंग पोजीशन में आ जाए, तब तक इंतजार करना है। मतलब आपने एक मैग्नेटिक कंपास लिया और साथ में बार मैग्नेट ली और मैग्नेटिक कंपास को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तब तक रख दिया जब तक कि वो रेस्टिंग पोजीशन में ना आ जाए। और हम देखेंगे कि वो जो मैग्नेट है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ इस तरीके से रुक जाएगी। और फिर इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, जो हमने मैग्नेट लिए है उसके नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल की तरफ लेकर के जाना है, उसके पास लेकर के जाना है बहुत ही, और फिर देखना है कि जो कंपास की निडल है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बच्चों जब हम एक मैग्नेटिक कंपास जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इस तरीके से दिखा रहा है, उसके पास हम एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेके जाएंगे, तो क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ पोल सेम पोल है तो इसकी वजह से जो ये जो निडल होगी ये अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगेगी। हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर हम यही स्टेप दोबारा से करें, लेकिन इस बार जो बार मैग्नेट है उसके साउथ पोल को हम नॉर्थ पोल के पास लेकर के जाएं, तो अब हमारा ये जो पोल है ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों अपोजिट पोल हो गए। तो इसकी वजह से ये तो हमारी जो बार मैग्नेट है इसका जो साउथ पोल है ये इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपने पास खींचेगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट पोल्स हैं। तो अपोजिट पोल हमें पता है कि अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ अट्रैक्ट होगा। जबकि यहाँ पे ये दोनों सेम पोल थे, तो सेम पोल होने की वजह से ये लोग दूर जा रहे थे, रेपल कर रहे थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यही चीज लिखी है कि जब हम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल के पास लेके जाते हैं तो वो मूव अवे हो जाता है, यानी कि दूर चला जाता है, रेपल करता है। लेकिन जब हम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल के पास लेके जाते हैं तो वो क्लोजर मूव करता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सेम पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, जबकि अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे बच्चों हमें यहाँ पे बोला है कि सपोज करिए हमने एक पीस ऑफ वुड लिया और इस मैग्नेटिक निडल और मैग्नेट के बीच में रख दिया, तो उसकी वजह से क्या वो जो मैग्नेटिक कंपास था उसके जो निडल थे उसके डिफ्लेक्शन में क्या कोई चेंज आएगा? क्या ऐसा होगा कि वो डिफ्लेक्ट करना बंद कर दे, वो मूव करना बंद कर दे और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रहे? तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने वही जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे एक्टिविटी 4.6 के वैसे ही किया। हमने एक बार मैग्नेट ली और एक मैग्नेटिक कंपास लिया। मैग्नेटिक कंपास को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया। जब वो रेस्टिंग पोजीशन में आ गया, जब वो नॉर्थ और साउथ को पॉइंट करते हुए रुक गया, तो हम उसके पास एक बार मैग्नेट के अपोजिट पोल को लेकर के गए, साउथ पोल को लेके गए और बीच में हमने एक वुड का टुकड़ा रख दिया था। तो हम देख सकते हैं कि जब हम साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके जाते हैं तो ये नॉर्थ से ये जो सुई है, ये निडल है, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि उसके पास की तरफ मुड़ जाती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। फिर हमें दोबारा से इसी एक्टिविटी को करने के लिए कहा गया है। इस बार हमें इन प्लेस ऑफ वुड हमें यहाँ पर कुछ और चीजें भी रख करके देखनी है, जैसे कि कार्डबोर्ड शीट रख करके देखनी है या फिर पतली सी प्लास्टिक की शीट रख के देखनी है या फिर थिन ग्लास शीट रख के देखनी है। मतलब ये जितनी भी नॉन मैग्नेटिक चीजें हैं उन सबको यहाँ पे रख के हम देखेंगे कि क्या कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो बच्चों हमें यहाँ पे फिर अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी उसे इस टेबल में लिखना है। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा जब हमने वुड को मैग्नेटिक कंपास के और बार मैग्नेट के बीच में रखा था, तो जो सुई थी, जो निडल था,
तो हमने देखा था कि इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला था और इसकी तरफ देखने को मिला था। ऐसा नहीं हुआ था कि वो दूर भाग गई थी। वो सुई जो है उसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ भागा था, दूर नहीं गया था। तो हमने देखा था कि इट कम क्लोजर, ऐसा हो गया था। कार्डबोर्ड में भी क्लोजर आ गया, प्लास्टिक में भी क्लोजर आ गया और ग्लास में भी क्लोजर आ गया था। तो इससे हमें ये पता चलता है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू भी एक्ट करता है। मतलब चाहे बीच में हम कुछ भी रख दें, कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी रख दें, तब भी वहां पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। मतलब नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा, चाहे बीच में एक लकड़ी रखी रहे, चाहे ग्लास रखा रहे, या फिर कोई पेपर या फिर प्लास्टिक रखा रहे। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 2 बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और दूसरी भी मैग्नेट है जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी, ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर क्या मैं इसके बीच में एक ग्लास रख दूं या फिर एक लकड़ी रख दूं, तो क्या ये एक दूसरे से दूर भागेंगे या फिर इनमें कोई चेंज देखने को मिलेगा या नहीं? तो बच्चों ऐसा नहीं होगा, ये एक दूसरे से दूर नहीं भागेंगे, ये एक दूसरे के पास आएंगे, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपनी स्कूल की जो नोटबुक है उसके साथ भी कर सकते हैं। आप एक मैग्नेट को पेज के इस तरफ रख दीजिए और दूसरी मैग्नेट को इस तरफ रख दीजिए, और बीच में अगर 2 4 10 पेज भी रहेंगे बच्चों, तब भी ये जो मैग्नेट है ये दूसरी मैग्नेट के साथ साथ ही अट्रैक्ट होगी और मूव करने पर मूव भी होगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप ये करके भी देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें दिया है फन विद मैग्नेट्स, यानी कि मैग्नेट्स के साथ बहुत सारे मजे। तो जो रेशमा नाम की बच्ची होती है, जब वो मैग्नेट के बारे में बहुत सारी चीजें सीख लेती है, तो अपने स्कूल में होने वाले फेयर के लिए, स्कूल में लगने वाले मेले के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके की बहुत सारी फन एक्टिविटीज बनाती है। तो उसने जो भी फन एक्टिविटीज बनाई, आप उसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी बहुत सारे आइडियाज सोच सकते हैं जो कि आप मैग्नेट के साथ करें। मैग्नेट का इस्तेमाल करके आप भी बहुत सारे अलग-अलग गेम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने एक गार्लैंड बनाया है, माला बनाई है। इसने यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया और बहुत सारी ये जो इयररिंग्स में पीछे लगने वाली जो पेच होते हैं, उनको इस तरीके से इसने ज्वाइन कर दिया। तो अब ये मैग्नेट की वजह से और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये आपस में एक दूसरे से जुड़ गए हैं और इस तरीके से ये एक माला बन गई है। यहाँ पे लिखा है कि मैग्नेट का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजों को बिना टच किए मूव करा सकते हैं, हिला सकते हैं। ये कितनी अमेजिंग बात है। तो इसी आइडिया का इस्तेमाल करके उसने कुछ यहाँ पे गेम्स डिजाइन किए हैं। जैसे कि उसने कार्डबोर्ड पर यहाँ पे बहुत सारी स्टील्स की बॉल है, इस तरीके से बॉल लगा दी है और ये एक मेज बना दिया है, एक पहेली सी बना दी है। अब जो कार्डबोर्ड ट्रे है उसके नीचे उसने एक मैग्नेट का इस्तेमाल करके हम इस बॉल को मूव करा सकते हैं। मतलब इस गत्ते के नीचे बच्चों एक मैग्नेट है। आप उस मैग्नेट को जब नीचे की तरफ ले जाओगे, तो ये जो बॉल है, स्टील की बॉल है, ये भी इसके साथ साथ नीचे जाएगी। फिर आप उस मैग्नेट को थोड़ा सा इधर मूव कर सकते हैं, तो ये बॉल भी इधर हो जाएगी। फिर इसके बाद आप इसे यहाँ लेकर के इसे इस तरीके से बाहर कर सकते हैं। और ऐसे ही आप जब मैग्नेट को यहाँ रखेंगे और मैग्नेट का इस्तेमाल करके उसको यहाँ इस तरीके से लेकर के आ जाएंगे, तो अलग अलग तरीके से मैग्नेट को नीचे से आप मूव करेंगे, तो साथ साथ ये जो बॉल है ये भी मूव करेगी और इसे आप इस तरीके से आप इस मेज वाले गेम को खेल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टील की जो पेपर क्लिप होती है, इसको पानी के अंदर डाल दिया है और बाहर मैग्नेट का इस्तेमाल करके हम बिना पानी में हाथ डाले इस पेपर क्लिप को पानी के बाहर ले आएंगे, ग्लास के बाहर ले आएंगे। क्योंकि जब हम इस मैग्नेट को इस पिन के पास लेके जाएंगे, तो ये पिन जो है वो मैग्नेट के साथ साथ मूव करेगी और हम इसे धीरे धीरे ऊपर ला करके इस तरीके से बाहर कर लेंगे। तो आप इस तरीके का भी गेम डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप बहुत सारे गेम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 स्पीड कार बनाई है। यहाँ पे मैच बॉक्स का इस्तेमाल करके उसने इस तरीके से 2 कार बना दी है और यहाँ पे 2 मैग्नेट रख दिए हैं। और जब वो मैग्नेट में सेम पोल अगर साथ में रहेंगे, जैसे साउथ साउथ पोल साथ में रहेंगे, तब तो ये कार एक दूसरे से दूर भागेंगी। लेकिन अगर अपोजिट पोल को साथ में रख दिया जाएगा, जैसे एक के नॉर्थ पोल को दूसरे के साउथ पोल के साथ रख दिया जाएगा, तो जैसे जैसे हम इस गाड़ी को आगे लेके जाएंगे, तो बिना किसी धागे के जुड़े, बिना किसी चीज के टच किए, ये जो कार है ये भी इसके साथ साथ इसके पीछे पीछे भागती चली जाएगी। इस तरीके से मैग्नेट की पावर का इस्तेमाल करके इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है। आप भी इस तरीके से स्पीड कार को डिजाइन कर सकते हैं। अगर हम सेम पोल को साथ में रख देंगे तो ये गाड़ियां एक दूसरे से दूर भागेंगी, और अगर हम अपोजिट पोल को साथ में रख देंगे तो ये गाड़ियां एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पीछे भागेंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे दिया है
इन सब मैग्नेट कुछ मैग्नेट में जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उनको एन और एस करके दिखाया जाता है। मतलब कभी कभी जब आप बार मैग्नेट खरीदोगे तो उसमें एन और एस इस तरीके से लिखा रहेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। लेकिन कुछ कुछ मैग्नेट में इस तरीके से एन और एस नहीं लिखा रहता, बल्कि नॉर्थ पोल के लिए वहां पे सिर्फ व्हाइट कलर का डॉट बना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कि यहाँ पे व्हाइट कलर का डॉट बना है ना, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखा रहा है। और समटाइम्स जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, उसे रेड कलर से पेंट कर दिया जाता है और साउथ पोल को ब्लू कलर से कर दिया जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप एक बार मैग्नेट का कौन सा पोल कौन सा वाला है कैसे पहचानोगे। तो हम या तो उसमें जो लिखा हो उसको देख के पहचान सकते हैं, या फिर उसमें व्हाइट डॉट लगाए तो हम पहचान सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल है, या फिर रेड वाला पोर्शन देख के हम पहचान जाएंगे कि वो नॉर्थ पोल है, और ब्लू पोर्शन देख के पहचान जाएंगे कि वो साउथ पोल को दिखा रहा है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में फिलअप्स या फिर ट्रू फॉल्स और मैचिंग के रूप में पूछे जा सकते हैं। इसके आगे बच्चों हमने लिखा है हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ। अगर आपके पास मैग्नेट्स हैं तो आप उसको किस तरीके से सेफ रखोगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। मैग्नेट सेज स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। कि मुझे हमेशा प्रॉपरली रखो, मैग्नेट जो है वो कह रही है कि मुझे हमेशा प्रॉपरली रखना है, मुझे हमेशा पेयर में रखो यानी कि जोड़े में रखो, और जो मेरे अनलाइक पोल है उनको सेम साइड में रखो। मतलब नॉर्थ वाले के साथ साउथ वाला पोल और साउथ वाले के साथ नॉर्थ वाला पोल रखो। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दो। प्लेस टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड, और साइड साइड में जो एंड है इसमें जो पतले पतले पीस ऑफ आयरन लगा दो यानी कि लोहे के टुकड़े को लगा दो। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, मुझे गरम मत करना, ना ही मुझे गिराना और ना ही मेरे ऊपर हथौड़ा चलाना। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल, ना ही मुझे मोबाइल फोन के पास रखना और ना ही रिमोट कंट्रोल या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास रखना। तो बच्चों यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी किस तरीके से हम मैग्नेट को सेफ रख सकते हैं। पहला तो ये है कि मुझे हमेशा मैग्नेट को पेयर में रखना है यानी कि जोड़े में रखना है। दो मैग्नेट के जो अपोजिट पोल्स हैं उनको साथ साथ में रखना है। जैसे इसका नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। बीच में हमें एक लकड़ी का टुकड़ा रखना है और साइड साइड में पतला पतला आयरन का टुकड़ा रखना है यानी कि आयरन का पीस रखना है। ना तो इसे मुझे कभी गर्म करना है, ना ही गिराना है और ना ही कभी हैमर करना है। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जैसे कि फोन, मोबाइल या फिर टीवी वगैरह से दूर रखना है। तो इस तरीके से हम अपनी मैग्नेट को सेफ रख सकते हैं। हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर, मैग्नेट के साथ मजे करो लेकिन मैग्नेट को बहुत ही केयरफुली ट्रीट करो, उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ था और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा बच्चों इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए फिलअप्स, एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स, जो भी इस क्वेश्चन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, उन सब को जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके एक पहले से वीडियो अपलोडेड है उसे देख सकते हैं। वो सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।